सरकार है, किसी पे पेशाब किया जा रहा है, किसी को सरेआम पीटा जा रहा है, किसकी जमीन हड़पी जा रही है। क्या जो योजना है उसमें 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या कि हर व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको 100 दिन का रोजगार मिल ही रहा है? वो नई बात नहीं मेरे लिए। मेरे खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, झूठे मुकदमे, और मैं कई में बरी भी हुआ हूँ। अगर वो आपकी बात को अनसुना कर देते हैं कि ये तो विपक्ष में मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। अपर कास्ट के कुछ अफसरों को ये लगता है कि हम बुद्धिमान लोग हैं। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ आपकी विधानसभा में ऐसी घटना हो सकती है तो आम नागरिक का क्या हाल होता होगा? तो इतना दबाव में नहीं रह सकता हूँ मैं अपने परिवार वालों के दबाव में भी, मैंने वहाँ पर भी बगावत कर दी। इसमें कास्टिज्म का कोई रोल रहता है? हिंदुइज्म का मतलब सिर्फ यही थोड़ी कि बनिया और ब्राह्मण। सर पट्टे देने के बाद तो रद्द भी कर देती सरकार। आई विल कॉन्टेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। स्वतंत्र रूप से मैं अपने राजनीति करूंगा। बिल्कुल। मेरे को दलों के दलदल में ठीक नहीं लगता है। अब तक नाम ले रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी असहज महसूस करता हूँ। आदिवासी समाज के अक्सर खनन, उद्योग और विकास के नाम पर आदिवासी समाज को विस्थापित किया जाता है। इसका कोई स्थायी समस्या का समाधान है क्या? इसका स्थायी समाधान यही है कि कानून बना हुआ है भारत में, वन अधिकार अधिनियम, और उस कानून का नाम ही वन अधिकार अधिनियम। बिल्कुल। लोगों को, आदिवासी लोग जो रहते हैं जंगलों में, जी। उनको अधिकार देना है वहाँ पर रहने का और खेती बाड़ी करने का। तो जितने भी वन अधिकार में जो पात्र लोग हैं उनको पट्टे देने चाहिए, इससे समाधान होगा। सर पट्टे देने के बाद तो रद्द भी कर देती सरकार, तो ये भी स्थायी समाधान है? इसमें हम लोग, अगर अभी तो मैं विधानसभा में हूँ, अगर हम जैसे लोग दिल्ली पार्लियामेंट जाएंगे तो निश्चित तौर पर परमानेंट प्रोविजन करेंगे। इसमें पट्टे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आदिवासी 5 जनवरी आई थिंक 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, फैसला। मार्कंडे काटजू तब जज थे सुप्रीम कोर्ट ने, उनने ही फैसला दिया था कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक यहाँ रहने वाला, बाकी लोग सब बाहर से आए हुए हैं, फिर यहाँ अपने अपने हिसाब से सेटल हो गए हैं। तो ये ओरिजिनल आदमी है आदिवासी इस देश का, तो इसके टेम्पररी पट्टा देने का कैसे ये विचार है? गलत है। तो हम लोग जब हमारे जैसे लोग जाएंगे पार्लियामेंट और परमानेंट पट्टे का प्रोविजन होगा तो फिर विस्थापित नहीं होंगे, बेदखल नहीं होंगे, और पट्टे कैंसिल भी नहीं कर सकती सरकार। सर नीति बनाने वाले लोगों में बहुत कम आदिवासी लोग हैं, तो कैसे इसको काउंट कर पाएंगे आप कि भाई ऐसे नियम बने? असल में पहले क्या लोग जागरूक नहीं थे, अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो जहाँ नीतियाँ बनती वहाँ पर भी आदिवासी लोग होंगे, और सरकार बनाने में जो भूमिका निभाते वहाँ भी आदिवासी होंगे। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा भविष्य में। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक मंचों पर आदिवासियों की आवाज़ को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है अभी तक? आप महसूस करते हैं सर? हाँ, अलग अलग दलों में अगर देखो तो बहुत पढ़े लिखे आदिवासी हैं, संघर्षशील हैं, वो करना चाहते हैं बेहतर अपने सोसाइटी के, लेकिन उनको क्या है, जगह नहीं दी जाती। बिल्कुल। जैसे सरकार होती, सरकार के अंदर कुछ खास पोर्टफोलियोज होते हैं मंत्रालयों में, मिनिस्ट्रीज में, वो आदिवासी को नहीं देते हैं। ऐसे खूब नेता अलग अलग पार्टीज के अंदर में, लेकिन उनको सही पोजीशन नहीं दिया जाता है। उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो दबा दिया जाता है या मिनिस्ट्री चेंज कर दी जाती है, ऐसा होता है। मुझे पता है, जहाँ तक मैं एकदम क्लियर नहीं कहूँगा, 47 सीटें शायद मध्य प्रदेश में विधानसभा में आदिवासियों की है। तो क्या इनका एक दल यदि काम करे तो बेहतर उत्थान नहीं किया जा सकता? हो सकता है, लेकिन पार्टी का इरादा होना चाहिए। वो आदिवासियों का नहीं करना चाहते, वो किसी और का करना चाहते हैं, उनके पीछे कोई और फोर्स लगी रहती है। अगर आदिवासी भी यूनाइट हो जाए तो हम लोग 80 से ज़्यादा सीट्स पर विधायक बन सकते हैं आदिवासी की सपोर्ट से। हाँ, 47 तो रिजर्व है। एक सीट ऐसी है जहाँ पर आदिवासी ही एमएलए बनता है, श्योपुर आई थिंक। हाँ। विजयपुर श्योपुर जिले की। हाँ। है ना? तो हम 48 हैं आज की तारीख में एमएलए एसटी की जी। और टोटल देखा जाए तो 80 से ऊपर ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर आदिवासी लोग ही निर्णायक होते हैं। जिधर आदिवासी लोग गए उधर एमएलए बनेगा। इसका मतलब ये है कि 80 सीट आदिवासियों के हाथ में है। थोड़ा और इधर उधर सपोर्ट लेकर के आदिवासी सरकार भी बना सकते, मगर ये आदिवासियों में सोच विकसित करनी होगी। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधायक हैं, और आपके साथ डॉक्टर ने जो किया हम सबने देखा। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ आपकी विधानसभा में ऐसी घटना हो सकती है तो आम नागरिक का क्या हाल होता होगा? हाँ, अब ये कितना बुरा हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं। बीजेपी का सरकार है, किसी पे पेशाब किया जा रहा है, किसी को सरेआम पीटा जा रहा है, किसकी ज़मीन हड़पी जा रही है, और किसी को झूठे मुकदमे बंद कर दिया जाता है, किसी को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मैं एमएलए हूँ, मेरे साथ भी अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो दुनिया आकलन लगा लेती है कि बाकियों के साथ में कैसा सलूक होता होगा। क्या हम कभी जयस, भारतीय आदिवासी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कभी एक मंच में देखेंगे आदिवासियों के उत्थान के लिए? हाँ, ये हो सकते हैं, उससे अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे।
अगर एक हो जाते हैं तो। आपकी कोई रूपरेखा इस पर, आपकी पार्टी की? मैं तो अपने वेस्ट एमपी से आता हूँ, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर साइड में, तो उधर तो चल रही है तैयारी, लोग संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर ऊपर के नेता बेईमान नहीं निकले तो सारे एक विचारधारा वाले लोग सब मिल करके और बेहतर हो सकते हैं। ऊपर के नेता बेईमान मतलब आप अपनी यही इन्हीं आदिवासी पार्टियों के? मेरा कहना है किसी भी दल में, किसी भी संगठन में कहीं कहीं बेईमान लोग होते हैं, तो वो गड़बड़ कर जाए तो सब नीचे का सब मामला बिगड़ जाता है, चाहे वो कोई सा भी दल ले लो। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आदिवासी बच्चों के लिए अनुकूल है? हाँ, हमारे इलाके में आदिवासी इलाके होते हैं, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत बेकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्कूल बैठने के लिए बच्चों के लिए कमरे, अभी बारिश हो रही है, क्या हालात है, आप सब रिपोर्ट करते होंगे, देखते होंगे कितने बुरी स्थिति है। और वहाँ अंदर बैठते हैं तो पंखा भी चाहिए भाई, मच्छर वच्छर से बचने के लिए। बिल्कुल। स्कूलों में आपको पंखे नहीं दिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, खास करके बारिश के टाइम पर जब सूरज की रोशनी नहीं होती है, ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो स्कूल्स के अंदर ये भी नहीं है। इसके अलावा और भी नया ज़माना है तो टेक्नोलॉजी से लेस होना चाहिए स्कूल, वो भी नहीं है। इसके अलावा स्कूल है तो स्कूल के अंदर छात्रों के साथ साथ एक अनुपात में टीचर्स होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, टीचर्स नहीं है। अगर पढ़ाना ही है, आदिवासी वैसे ही कमज़ोर होते हैं अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो। हाँ बिल्कुल। हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हम हिंदी सुनी भी नहीं है। बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तब जा कर के वो कहीं ठीक स्कूल में दाखिला मिलता है, सरकारी हो या प्राइवेट, तब वो हिंदी सुनता है। हमारी डायलेक्ट होती है, हमारी बोली होती है, वो वैसे ही उस भाषा में कमज़ोर होता है। उसको अगर क्वालिफाइड टीचर नहीं मिलेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो फिर एजुकेशन कैसी हम दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब आपके सामने है। अगर मान लीजिए साइंस स्ट्रीम में बच्चा है, चलिए वो तो हायर सेकेंडरी मान लीजिए, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, लेकिन उससे भी नीचे हाई स्कूल में या मिडिल लेवल पर, माध्यमिक शाला पर भी अगर आपके पास टीचर नहीं है, साइंस वाला टीचर नहीं है, आपका इंग्लिश वाला टीचर नहीं है, और वो क्या पढ़ाएगा? जिस टीचर को आपके टेंसेस नहीं आते हैं, मान लीजिए पैसिव वॉइस नहीं आता उसको, बिल्कुल, वो कैसे ट्रांसलेशन सिखाएगा 6, 7, 8 के बच्चों को? लेकिन यहाँ तो हायर सेकेंडरी पढ़ा रहे हैं बिना किसी क्वालिफिकेशन के, कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा, उन्हें टीचर को नहीं आती। अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहा विद्यालय। अतिथि शिक्षक भी है लेकिन वो भी क्वालिफाइड नहीं है ना। वहाँ पर भी ट्राइबल में आप देखिए ना, ट्राइबल में कितने स्कूल्स हैं आप देखिए उसमें, और क्या केमिस्ट्री मान लीजिए है तो केमिस्ट्री वाला टीचर है क्या वो वेल क्वालिफाइड? इंग्लिश है क्या है टीचर इंग्लिश का? मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ते हैं, उनको इच्छा होती है हमें भी इंजीनियर बनना है, अगर मैथ्स हम पढ़ेंगे तो हो सकता है अच्छा करियर हो जाएगा, वो आर्ट्स को छोड़ करके, कॉमर्स को छोड़ करके मैथ्स चूज करता है। उनके पास टीचर नहीं मैथ्स की, इतनी बुरी स्थिति है। आदिवासी क्षेत्रों में जो शहर के जो टीचर हैं जो पढ़ लिख कर जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल के क्षेत्रों में, तो वहाँ रुकना नहीं चाहते, वो पढ़ाना भी नहीं चाहते वहाँ। वो तो बहुत जल्द आप, वो तो सरकार की नीति ऐसी है कि आपको 3 साल रहना पड़ेगा, वो तो प्रयास करते रहते हैं, क्यों नहीं रुकना चाहते टीचर वहाँ? एक गंभीर समस्या मैं इसको मानता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको नौकरी के साथ साथ सर्विस समझना चाहिए। मूल रूप से तो सेवा ही कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन लोगों ने इसको नौकरी समझ लिया। नौकरी मतलब हमको काम करना है, काम करने के बदले हमको पैसा मिलेगा, तो उनकी चिंता सिर्फ महीने में सैलरी, कोई वेतन कटे नहीं है ना, पैसा वैसा से वेतन ना कटे, सैलरी ना कटे और इंक्रीमेंट ना रुके, उनको सिर्फ वो चिंता होती है। उसके लिए अधिकारियों से अच्छा व्यवहार बनाते हैं, अधिकारी लोग थोड़ा बहुत वसूली कर लेते हैं और टीचर्स को स्कूल भेजते नहीं, टीचर जाता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं होती, उसके मन में इच्छा शक्ति नहीं होती कि मुझे बेहतर करना है। इनको क्या सर्विस समझना चाहिए। सर्विस मतलब सेवा, पैसे के बदले में सर्विस वो नहीं। आपको एक समय मिला है, आपको टीचर लोग मान रहे हैं, टीचर मतलब संत की तरह होता है, आपको ज्ञान देना है, पूरे रास्ते पे चलते बच्चों को सही रास्ते पे लाना है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, उसको आपको पढ़ाना है, ये काम उनको मन में सोचना चाहिए। लेकिन ये बहुत कम ऐसे टीचर है नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र में पलायन की समस्या है क्या? अब पलायन की समस्या तो है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके समाधान के लिए हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पलायन पर जाते हैं बाहर मजदूरी करने के लिए, जो गांव में रहते हैं वो लोग भी जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, वैकेंसीज खाली पड़ी सीट्स के ऊपर रिक्तियों में भर्ती होना चाहिए। और नरेगा जो कानून बना हुआ है जी, उसमें अभी तक 100 दिन का रोजगार है और पैसे वैसे हम इसके लगातार डिमांड करते रहते हैं कि इसके दिन बढ़ाओ। मान लीजिए किसी परिवार में खेती है ही नहीं, वो खेती नहीं कर सकता, है ही नहीं, खेती क्या करेगा? उसके पास कोई बिजनेस नहीं, कोई ऑक्यूपेशन नहीं, कोई धंधा नहीं उसके पास में, बिल्कुल, उसका पूरा जिंदगी मजदूरी पर आधारित है। 365 में से केवल 100 दिन ये कहा जाता है मजदूरी देंगे। उस 365 में से 100 दिन का जो कहा जाता है और 100 दिन भी मजदूरी नहीं मिलता है। कई सारे बहाने बना दिए जाते हैं कर्मचारी और अधिकारी द्वारा, अभी काम नहीं है, स्वीकृति नहीं मिल रही है, इस टाइप से।
हमारा डिमांड ये है कि 100 दिन इसको किया जाए। आपने मनरेगा की बात की, ये सरकार की योजना है, जल नल योजना है, वो आपका आवास योजना है, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? आप तो कह रहे हैं कि बढ़ा देना चाहिए। क्या जो योजना है उसमें 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या, कि हर व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको 100 दिन का रोजगार मिल ही रहा है? नहीं नहीं, असल मजदूरों को नहीं मिल रहा है और नकली मजदूरों को मिल रहा है, पैसा खाते में जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ग्राम पंचायत का अधिकारी हूँ, नरेगा का काम देखता हूँ और आप मेरे पास में आए मजदूरी करने के बिल्कुल। लिए, लेकिन मैंने ऐसा कोई आपको सिस्टम बता दिया कि आपकी हाजिरी में भरता रहूँगा, आपका पैसा डालता रहूँगा, कुछ पैसा इसका तुम मुझे देते रहना। आप लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो मौके पे, और पैसा निकला कि आपका सड़क बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, तालाब बनाने आप गए नहीं, तो स्वाभाविक है कि चीज़ें नहीं होगी, ज़मीन पर नहीं उतरेगा वो। आप नल जल की बात करें, वहाँ पर भी क्या निर्माण ही करना है, उसको लगाना, लेकिन वहाँ फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है, फर्जी बिल लगा दिए जाते हैं, काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी लगा दिए जाते हैं। आप नल जल में जाकर के पाइप देखोगे कि उसको कहाँ ऊपर फेंक के चले गए हैं, आप ऐसे करके चलोगे ऊपर तो ऊपर उसकी धूल फेंका जाएगी और वो पूरा पाइप आ जाएगा, ये स्थिति है। सर, आप विपक्ष में हैं और ये जो आपके यहाँ सरकारी अधिकारी काम करते हैं ये बखूबी जानते हैं, तो क्या ये सोचकर वो आपकी बात को अनसुना कर देते हैं कि ये तो विपक्ष में, मेरा कुछ कर भी नहीं सकते? ऐसा होता है आपके साथ कि आपकी बात को अनसुना कर दिया जाता हो? नहीं, मानसिकता तो होती है अधिकारी लोगों की। इसमें कास्टिज्म का कोई रोल रहता है? हाँ, कास्टिज्म तो है साहब, कि अपर कास्ट के लोग, हाँ, नो डाउटली मैं ब्राह्मण हूँ, देखिए मैं इनकार नहीं स्पष्ट कर मैं जानना सकते। चाहता हाँ, हूँ हाँ, मैं कि ऐसे लोग हैं क्या अभी भी जो ये सोचकर कि ये एसटी है, एससी है, ओबीसी है, तो इसकी बात क्योंकि अपर लेवल पे हमारे अधिकारी बैठे हैं तो हम इनकी बात को इग्नोर कर दें ताकत के साथ? अपर कास्ट के कुछ अफसरों को ये लगता है कि हम बुद्धिमान लोग हैं, बिल्कुल। और जो निचली कैटेगरी, हम तो हालांकि निचली कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम आदिवासी लोग हैं और हम किसी वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं जी, हम शूद्र नहीं हैं। बिल्कुल। तो आदिवासी होता है, उसका मजहब से कोई लेना देना ही नहीं है। हिंदुइज्म में 4 वर्ण आते हैं और हम उस वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है। ये तो आपकी मानसिकता है ना, हाँ, कि मैं किसी में नहीं आता, वो तो सोचते हैं। ना, तो हाँ, ऐसा होता है आपके साथ कि इनके साथ ऐसा ही? नहीं मालूम है उनको, अपर कास्ट वालों को पता है कि ये आदिवासी और ये वर्ण में नहीं आते हैं, सिर्फ वो हालात ऐसे, गरीबी हैं, फटे कपड़े हैं, जीविका ठीक नहीं है, इस आधार पर उनको लगता है कि ये कमजोर हैं, ऐसा लगता है, इसलिए वो करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। हमारे साथ नहीं करते हैं, बाकी शेड्यूल कास्ट के साथ होता है। जो आदिवासी क्षेत्र के युवा हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहें उसके लिए, उनके लिए, युवाओं के लिए, कि इसमें एक समर्पण करना पड़ता है और इसमें तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं। हम दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं लेकिन हमारे खुद के साथ भी समस्या खड़ी होती है, तो उसके लिए आपको दिमागी रूप से तैयार होना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति आए, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको मुसीबतें झेलना है और आगे बढ़ना है, लोगों के लिए काम करना है। और हम तो नौजवानों को कहते हैं कि आप लोग 50 साल उम्र का वेट मत कीजिएगा, आप सीनियर अधेड़ की उम्र का वेट मत कीजिएगा, आपको टिकट विकेट कोई नहीं देगा। आप आइए फील्ड में, मेहनत कीजिएगा और अपना स्थान खुद बनाइएगा लोगों के बीच में। लोग आपको एमएलए एमपी बनाएंगे, आपको सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंत्री भी बन सकते हैं, परिस्थितियां बनती है तो। युवाओं को आना चाहिए, कमर कसकर आना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं बैठेंगे तो परिवर्तन तो वैसे भी नहीं होगा आवाज़ में उठाने से। नहीं, परिवर्तन चिल्लाने से नहीं होगा, लिखने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, सड़क पर लगातार जाने से नहीं होगा। अंदर घुस करके पहले समझो तो सही, तो समझने के लिए और अंदर रह करके आप लोग ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। देवास की खिवनी में जिस प्रकार आदिवासी भाइयों के घर गिराए गए और फिर उसके बाद सरकार आती है, घर गिराती है और फिर आश्वासन देती है, तो ये दोगलापन नहीं है सरकार का? हाँ, देखिए, आदिवासी लोग वैसे तो हैं, आदिवासियों के पास जमीन है, लेकिन बहुत परिवार ऐसे होंगे जिनके पास जमीन नहीं है रहने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए। तो वैसे में क्या करते हैं, लोग जंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं। वो खिवनी में कोई 1-2 महीने, 1-2 साल के वो उनके झोंपड़े मकान नहीं थे, गरीबी थी इसलिए उनके पक्के मकान नहीं थे, बड़े मकान नहीं थे, घास फूस और लकड़ी से मकान बनाते हैं। कई सालों से वहाँ पर 40 परिवार रह रहे थे और जंगल साफ करके खेती बाड़ी भी कर रहे थे, बिना किसी सूचना के, बिना किसी पहले की अल्टीमेटम के जा कर के और तोड़ दिए हैं। फिर बाद में सरकार पक्ष में बयान देती है, वहाँ मंत्री जाते हैं और कई लोग जाते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, कीचड़ वाले फोटो डालते हैं, हम लोगों के बीच में गए थे, देखिए, सब दिखावा करने के लिए। मंत्री विजय साय ने सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की,
उनकी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन आपने उनका समर्थन कर दिया, क्यों? नहीं तो मैं आज भी समर्थन कर रहा हूँ उनका। बड़ी विडंबना की बात है। पॉइंट, हाँ ठीक है, उसको विडंबना मानिए, एक पॉइंट का। वो विजय शाह ये कहना चाहते थे कि वो जो महिला सेना में जो अधिकारी हैं उसका जो मजहब है उसी मजहब के वो लोग हैं, कौन? जो आतंक मचाते आतंकवादी हैं। है। वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उनसे जल्दबाजी में ये कहा गया कि आतंकवादी की बहन है। बहन नहीं, मजहब में उनका एक मजहब, एक धर्म है उनका, ये कहना चाह रहे थे वो, जल्दबाजी में कुछ और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। तो मैं इस बात का पहले भी मैं साथ में था और आज भी साथ में हूँ। आपने मजहब की बात की, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां जातिवाद, धर्मवाद के माध्यम से समाज को और युवाओं को बांट रही हैं? हाँ बात तो रही है, लेकिन देखिए भारत है और यहाँ परंपरा है अपने अपने मजहब की और अपने अपने ग्रुप की, तो लोग करते हैं अपने अपने मजहब की रक्षा करने की। अगर इन्हें चिंता है तो सबको करना चाहिए। जैसे हिंदुइज्म के नाम से अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो हिंदू में अगर आप ये मानते हैं कि जो निचला तबका होता है, शेड्यूल कास्ट है आपका, बैकवर्ड है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। फिर हिंदुइज्म का मतलब सिर्फ यही थोड़ी कि बनिया और ब्राह्मण, और भी कितने सारी कास्ट हैं, सभी का आप लोग 1 to 1 करो, उनके सबकी समस्याओं का समाधान करो, तो ठीक है आप हिंदुइज्म के नाम से करो। और जिनको मुस्लिम और अन्य धर्म के नाम से मान लीजिए करना है, सेक्युलर रहना है, तो सेक्युलर वाले को सभी के साथ में करना चाहिए, उनको मेजोरिटी वालों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कांग्रेस पर अक्सर ये लगता है कि कांग्रेस जो माइनॉरिटी के साथ में अच्छा रहती है, तुष्टिकरण करती है, हिंदुओं के साथ में उनका ठीक ठाक नहीं है, तो इनको देखना चाहिए। नहीं, अब तो ओबीसी की भी राजनीति करने लगी है कांग्रेस। हाँ तो ठीक है, उनको करना भी चाहिए। वैसे मतलब मैं एक सुझाव है मेरी ओर से इन सबको कि सब लोग मिल करके करो। जो काम बीजेपी जो विचारधारा लेकर के चल रही है, लोगों को मोबिलाइज कर रही है, वो काम कांग्रेस भी करे। जी, आपको हिंदू बहुत बड़ी आबादी है इस देश में, उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो उनको करना चाहिए। आप प्रदेश में कई नेता, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, प्रदेश में कई नेताओं की टिकट लेने की ओर में, कोई भाजपा की ओर जा रहा था, कोई कांग्रेस की ओर जा रहा था, और आप ऐसी पार्टी से आए, माफ़ करिएगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो खुद अस्तित्व के लिए लड़ रही है, वैसी पार्टी का चुनाव किया आपने और उसमें जीत गए आप। क्या इतना विश्वास कैसे था आपको? नहीं, मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से मेरे मन में आइडिया था, आई विल कॉन्टेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। स्वतंत्र रूप से मैं अपनी राजनीति करूंगा। बिल्कुल। मेरे को दलों के दलदल में ठीक नहीं लगता है, और दलों की जो आदिवासी पार्टी दल है, हाँ गाइडलाइंस होती हैं वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। अब नाम ले रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी असहज महसूस करता हूँ। आपने जाना भी होगा पहले भी चीज़ें जो भी हुई है, तो मैं इतना दबाव में नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने परिवार वालों के दबाव में भी, मैंने वहाँ पर भी बगावत करी। मुझे राजनीति में अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी फैमिली की ओर से, मैंने बगावत करी। 5 साल तक घर नहीं गया हूँ। फैमिली अभी भी? हाँ है। फैमिली से दूर रहने? नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। अब जब विधायक बने तो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, 5 साल तक मैं अपने घर से दूर रहा, मैं घर नहीं गया, बात नहीं की घर वालों से, उन्होंने परमिशन नहीं दी राजनीति करने की। तो परिवार से, मैं घर में भी मैं बगावत करता हूँ, तो मेरे लिए ये राजनीतिक दल ये छोटी चीज़ है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग रहते हैं और रात दिन उनकी समस्याओं के समाधान में लगा रहते हो, वहाँ पर कोई पार्टी वार्टी नहीं आती, कोई भी पार्टी हुई। ये जैसे आपने कहा, तो जो युवा, चाहे किसी भी समाज, किसी भी जाति के हो, पेरेंट्स चाहते हैं कि IAS IPS बने, राजनीति में नहीं जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पावर प्ले है, माइंड गेम है, मनी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये एक मानसिकता जो है पेरेंट्स की, क्या ये बच्चों को दबाती है राजनीति में आने के लिए? कि उनको डर लगता है ऐसा कि ये राजनीति में जाएंगे तो अनहोनी होने की संभावना? नहीं, डर नहीं लगता है, उनको सपना दिखाया जाता है और उनको लगता है कि ये बेटर होगा, फिर वो अपने हिसाब से तुलना करते हैं। उनको लगता है कि राजनीति में रिस्क ज़्यादा है, कई लोग लड़ते हैं और सिलेक्शन बहुत कम का हो पाता है। बिल्कुल। लोग जब इलेक्ट करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, तो उनको लगता है, इसलिए लोग बहुत इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं इधर उधर। उनका ज़्यादा सिक्योर है फ्यूचर, और इतनी जितनी तकलीफें इधर है राजनीति में उतनी उधर नहीं है, कम है। बिल्कुल। आसान काम नहीं है राजनीति। आप अच्छा करोगे तो भी आपको लोग बुरा कहेंगे, और बुरा करोगे तो भी आपको लोग बुरा कहेंगे। तो हिम्मत और वो होना चाहिए आपके पास में, स्वीकार करने की। लोग आलोचना करेंगे आपकी, तो आ सकते हैं। उमंग सिंघार जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के उन वर्गों को पट्टा दे रही है जो उनका जनाधार बढ़ाने के लिए या उनके टिकट के लिए काम कर रहे हैं, और उन लोगों का पट्टे रद्द कर रही है जो उनके फेवर में नहीं है।
कितनी सच्चाई आपकी विधानसभा में ऐसा महसूस किया आपने? हाँ, ये होता है, लेकिन मेरा ये विचार है कि बीजेपी की सोच जो आदमी रखता है विचारधारा वाला, उसको भी मिलना चाहिए, और सेक्युलर सोच रखता है उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि आप तो सरकार में इम्प्लीमेंट तो सबके लिए है। पार्टी तो तब तक थी जब तक आप, कांग्रेस और भाजपा जब तक थी जब तक आप सरकार में नहीं थे, जब तक इलेक्शन चल रहे थे। फिर तो आप सरकार में हैं, तो आपके साथ तो ये भेदभाव ये पार्टी या जाति के नाम से नहीं होना चाहिए। हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए विपक्ष को, मैं भी विपक्ष में ही हूँ, हमको मेहनत करना पड़ेगी। ऐसे कौन लोग हैं उनको चूज करना पड़ेगा। क्या मैं ये जानना चाहता था कि आपकी विधानसभा में ऐसी चीज़ें हैं कि पट्टे रद्द किए गए हों? हाँ, ऐसा तो है, रद्द तो हुए बहुत सारे लोगों के, लेकिन हमारा प्रयास लगातार है कि उनको भी पट्टे मिले। उसके लिए मैं भी एक्टिव हूँ अपने इलाके में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आप तो रोज विधानसभा में रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए सभी समस्याओं का एक इलाज तो वो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा। हाँ, एजुकेशन अगर ठीक से हो जाएगा, आदमी अगर बोलना सीखेगा, उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, अंग्रेजी जान पाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा अच्छा सब्जेक्ट में, तो कहीं भी एग्जाम देगा कंपटीशन की तो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगा। नहीं तो अगर इतनी बुद्धि उसकी आ जाएगी एजुकेशन की वजह से कि वो कोई दुकान लगा सकता है, अपनी खेती में से कोई उपज निकलती है उसके कम से कम उचित दाम ले ले, खेती करना सीख जाए, इसके लिए एजुकेशन है। बाकी आदिवासी इलाके के अंदर स्वास्थ्य की बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, ये भी ठीक होगी, लेकिन कब होगी? जब हमारे इलाके के लोग जागरूक होंगे, बताएंगे अपनी समस्या, तब जाकर के चीज़ें होगी। और सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार लापरवाह होती है। इनमें सिस्टम है कि कहाँ क्या करप्शन है, दवाइयाँ बेच खा जाते हैं, डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आते हैं, आदिवासी इलाके को नज़रअंदाज किया जाता है, वहाँ डॉक्टर्स भेजे नहीं जाते हैं, है ना। बंगाली झोला छाप के पास डॉक्टर्स, झोला छाप जो होते हैं विदाउट एनी डिग्री, नॉट क्वालिफाइड, उन लोगों के पास इलाज कराने जाते हैं। उससे सरकार को क्या क्या फ़ायदा हो रहा, उसके आधार पर होता है। तो समस्या बहुत है शिक्षा साथ जुड़ी हुई। पलायन के ऊपर रोक लगाने की सबको बनाना चाहिए पॉलिसी। क्या विपक्ष, जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहूँ, वो आदिवासियों या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आवाज़ उतनी ताकत से उठा रही है जितनी ताकत से उन्हें उठाना चाहिए? आपको लगता है उठा पा रही हो आवाज़? ना, कोशिश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी लोग मेहनत करते हैं विपक्ष वाले, और ठीक ठाक चल रहा है। ये वो अलग बात है कि सीट्स इनके पास कम है, मैं भी अपनी ओर से अकेला हूँ, उस टाइप से वो भी कम है, 60-65 के आसपास। कोशिश तो उनकी चल रही, सब देख रहे हैं, उठा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए भी जानना चाह रहा था क्योंकि अब तो ये सवाल यदि किसी और जाति के होते या नेता प्रतिपक्ष तो बात अलग थी। अब तो उमंग सिंगार आदिवासी समाज से भी आते हैं, हाँ, तो उनको तो अपनी प्राथमिकता से आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए मैं इस बात को जानना चाहता था कि विधानसभा में ये मुद्दे उठते हैं? हाँ, उठते हैं, कोशिश होती है। क्या आपको लगता है कि सरकारों को आदिवासियों को जो नीति है उनमें बनाने में आदिवासी समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के बच्चों को शामिल करना चाहिए? क्योंकि जो समस्याएं हैं इन लोगों को ज़्यादा पता है। जो दिल्ली में बैठा व्यक्ति है वो उसको नहीं देख पा रहा, देख पा रहे हैं आप। यदि मैं उधर रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ तो मैं जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी में गया तो मैंने उधर ही समस्याएं देखी कि क्या क्या समस्याएं। तो क्या ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो उनकी समस्याओं से मूलभूत से जुड़े हुए हैं? हाँ, लोगों को शामिल करना चाहिए, कोई भी नीति वीति बनती है तो। लेकिन आज भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में पॉलिसी नहीं बनती। इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी दूसरे विभाग के लोग बनाते हैं, दूसरे मंत्रालय के लोग बनाते हैं, पॉलिसी नहीं बनती है ट्राइबल में। ये सिर्फ ऐसा ही कि एक मुखौटा है कि हम आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय हैं, अलग से मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं, और ये लोगों के भला करता है, ऐसा है। लेकिन ऐसा है नहीं, पॉलिसीज नहीं बनती। पॉलिसी दूसरे विभाग के लोग बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, भारत सरकार का आपका मानव संसाधन वो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो नवोदय चलाता है, नवोदय की ही तर्ज पर आपका एकलव्य चल रहा है, EMRS। तो पॉलिसी नहीं बनाता है ट्राइबल मिनिस्ट्री। आप मध्य प्रदेश इसमें देख लो, पॉलिसी नहीं बनाता ट्राइबल डिपार्टमेंट, विभाग मंत्रालय आदिवासी पॉलिसी नहीं बनाता। दूसरों विभाग ने जो पॉलिसी बनाई उसको लागू करता है। जैसे एजुकेशन देख लो, आपका वो है शिक्षा विभाग, और उसकी जो बनती है वो सारी, इसमें आदिवासी विभाग वाले जो स्कूल हैं ट्राइबल इलाके वाले, वो सब उससे गवर्न होते हैं, तो पॉलिसी नहीं बनाती। आखिरी और व्यक्तिगत सवाल है, जो आपका स्वभाव है, मतलब मैंने भी ऐसा महसूस किया, बुरा मत मानिएगा, कि आप कट टू कट बातें करते हैं, जितनी बात करनी है उतनी स्पष्टता से, कोई लॉन्ग लपेट के नहीं। तो ये आप पहले से थे कि आपको ऐसा लगता है कि इतनी ही बात करनी चाहिए, विधानसभा में आने के बाद इतना कम लोगों से बात करते हैं आप? नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाई वढ़ाई कराऊँ और मुझे सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा थी,
अफसर बनने की इच्छा थी। तो पढ़ते थे तब हमको बताया था कि जो पूछे उसी का जवाब देना है और 2 पेज का आंसर लिखना है तो 2 ही पेज का लिखना है, 2.5 पेज नहीं करना है। तो ये आदत पड़ी है हमारी कि जितना दिया है काम उसी उतना ही करना है। आपने शब्द सुना होगा, माफ कीजिए, खड़ूस सुना होगा। मतलब ऐसा नेचर हो जाता है कि भाई आपने, मतलब मेरा भी पहले ऐसा नेचर था कि आपने जितनी बात की उतनी बात, उतनी लिमिटेशन। तो आपका स्वभाव ऐसा ही रहा है। हाँ, लिमिटेड करना। यदि आप अपने आदिवासी बच्चों के लिए कोई भी मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और हमारे साथ आपको जुड़कर कैसा लगा ये भी आप बता सकते हमको आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा है और आपके जरिए अगर आदिवासी बच्चों तक अगर मेरा ये संदेश जाए, हम यही कहेंगे कि सारी चीज़ें बाद में आएगी, पहले एजुकेशन, और एजुकेशन आपको अपने बूते पर लेना है। आपको सहयोग मिले कहीं, कभी ना मिले, और सरकार की योजनाएं हैं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई अगर करेंगे तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएगी। यही संदेश है। हैं। आपने सर हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।